दूसरे दिन सवेरे विनय को उठकर मानो मुक्ति का सा अनुभव हुआ। उसे लगा कि गोरा की मित्रता का बहुत बड़ा दाम उसने चुका दिया है। एक और शशिमुखी से विवाह करने को राजी होकर उसने जो जीवन भर का बंधन स्वीकार किया है, उसके बदले दूसरी ओर अपने बंधन काट देने का अधिकार भी उसे मिल गया है। उस पर गोरा को जो अत्यंत अन्यायपूर्ण संदेह हुआ था कि वह अपना समाज छोड़कर ब्रह्म समाज परिवार में विवाह करने के लिए ललचा रहा है, शशिमुखी से विवाह की सम्मति देकर इस संदेह से विनय ने अपने को मुक्त कर लिया है। तब से परेश बाबू के घर विनय ने निसंकोच भाव से और अक्सर आना जाना प्रारंभ कर दिया। उसे जो अच्छे लगे उनके साथ घर के आदमी जैसा घुल मिल जाना विनय के लिए कठिन नहीं है। जो संकोच गोरा के कारण था, उसे मन से निकाल देने पर वह देखते ही देखते परेश बाबू के घर के सभी लोगों में ऐसा घुल मिल गया मानो बरसों से परिचय हो। केवल जितने दिन ललिता के मन में यह संदेह रहा कि सुचरिता का मन शायद विनय की ओर कुछ आकृष्ट है, उतने दिन उसका मन विनय के विरुद्ध मानो अस्त्र धारण किए रहा। किंतु उसने जब स्पष्ट समझ लिया कि सुचरिता का विनय की ओर ऐसा कोई झुकाव नहीं है, तब स्वतः उसके मन का विद्रोह दूर हो गया और उसे बड़ी शांति मिली। विनय को बहुत ही भला आदमी मानने में उसे कोई हिचक नहीं रही। हारान बाबू भी विनय से विमुख नहीं हुए, बल्कि कुछ अधिक जोर देकर यह स्वीकार किया कि विनय को भद्र आचरण का ज्ञान है। इस स्वीकारोक्ति का अभिप्राय मात्र यही था कि गोरा में इतनी तमीज नहीं है। हारान बाबू के सामने विनय कभी कोई बहस की बात नहीं छेड़ता था और सुचरिता की भी कोशिश रहती थी कि ऐसी कोई बात ना उठे। इसलिए इतने दिनों चाय की मेज पर शांति भंग नहीं हुई। हारान की अनुपस्थिति में जानबूझकर सुचरिता विनय को अपने सामाजिक विचारों पर चर्चा के लिए उकसाती। गोरा और विनय जैसे पढ़े लिखे लोग देश के कुसंस्कारों को कैसे समर्थन कर सकते हैं, यह जानने का उसका उतावलापन किसी तरह शांत नहीं होता था। गोरा और विनय को यह स्वयं न जानती होती तो यह सोचकर ही कि अब इन सब बातों को वे मानते हैं और कुछ जाने सुने बिना सुचरिता उन्हें अवहेलना के योग्य ठहरा देती। किंतु गोरा को देखने के बाद किसी तरह भी वह उसे अवहेलना के साथ मन से दूर नहीं कर सकी। तभी मौका मिलते ही घुमा फिराकर वह विनय के साथ गोरा के विचारों और जीवन की चर्चा उठाती और प्रतिवाद के द्वारा कोंचकर सब कुछ निकालने की कोशिश करती। परेश बाबू की राय में सभी संप्रदायों के विचार सुनने देना ही उसकी शिक्षा का तरीका था। इसलिए इस सब वाद विवाद में उन्होंने कभी कोई पक्ष नहीं लिया, न कभी बाधा दी। एक दिन सुचरिता ने पूछा, अच्छा गौरमोहन बाबू, क्या सचमुच जाति भेद नहीं मानते या वह केवल देश प्रेम का अतिरिक्त जोश है? विनय ने कहा, आप क्या सीढ़ी के अलग अलग चरणों को मानती हैं? वे भी तो सब विभाग है, कोई ऊपर है कोई नीचे। सुचरिता, यह मानती हूँ तो इसलिए कि नीचे से ऊपर चढ़ना होता है, नहीं तो ऐसा कोई मानने की जरूरत नहीं थी। समतल भूमि पर सीढ़ी को ना मानने से भी काम चल जाएगा। विनय, आप ठीक कहती हैं, हमारा समाज भी एक सीढ़ी है। उसका एक उद्देश्य था, वह था नीचे से ऊपर उठने देना और मानव जीवन को एक शिखर तक ले जाना। अगर हम इस समाज को, इस संसार को ही मंजिल समझते, तब तो किसी विभाग व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और यूरोपीय समाज की तरह हम भी दूसरे प्रत्येक से अधिक कुछ झपट लेने के लिए छीना झपटी और मारपीट करते होते। जो सफल होता संसार में वही सिर उठता और जिसकी कोशिश निष्फल हो जाती वह बिल्कुल नीचे दब जाता। हम लोग संसार में रहते हुए संसार के पार हो जाना चाहते हैं, इसलिए हमने संसार के कर्तव्यों को प्रवृत्ति और प्रतियोगिता के आधार पर स्थिर नहीं किया। सांसारिक कर्म को भी माना, क्योंकि कर्म के द्वारा कोई दूसरी उपलब्धि नहीं, मुक्ति ही पानी होगी। इसलिए एक ओर संसार का काम, दूसरी ओर संसार के काम की परिणति, दोनों को मानकर ही हमारे समाज में वर्ण भेद की अर्थात वृत्ति भेद की स्थापना हुई। सुचरिता, आपकी बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ, ऐसा नहीं है, किंतु मेरा प्रश्न यह है कि आप जिस उद्देश्य से समाज में वर्ण भेद का चलन शुरू हुआ मानते हैं, उस उद्देश्य को क्या सफल होता देख रहे हैं? विनय, दुनिया में सफलता को ठीक ठीक पहचानना बड़ा कठिन है। ग्रीस की सफलता आज ग्रीस में नहीं है, पर इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रीस का सारा विचार ही भ्रांत या व्यर्थ रहा।
ग्रीस का विचार अब भी मानव समाज में कई प्रकार की सफलता प्राप्त कर रहा है। भारतवर्ष के जाति भेद नाम से सामाजिक समस्या का एक बहुत सटीक उत्तर दिया था। वह उत्तर अभी भी लुप्त नहीं है, अब भी दुनिया के सामने मौजूद है। यूरोप भी सामाजिक समस्या का कोई और अच्छा हल अभी तक नहीं दे सका। वहाँ केवल ठेला ठेली और छीना झपटी ही चल रही है। भारतवर्ष का यह उत्तर मानव समाज में अब भी सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है। एक तुच्छ संप्रदाय की ओछी अंधता के कारण हमारे द्वारा उसे उड़ा देना चाहने से ही वह उड़ जाएगा, ऐसा कभी न मानिएगा। हमारे छोटे छोटे संप्रदाय पानी की बूंद जैसे समुद्र में मिल जाएंगे, लेकिन भारतवर्ष की सहज प्रतिभा से जो प्रकांड मीमांसा उद्धत हुई है वह तब तक स्थिर खड़ी रहेगी जब तक कि पृथ्वी पर उसका कार्य पूर्ण ना हो जाए। सकुचाते हुए सुचरिता ने पूछा, बुरा ना मानिएगा, लेकिन सच बताइए, ये सब बातें कहीं गौरमोहन बाबू की प्रतिध्वनि मात्र तो नहीं है, या कि सचमुच आप इन पर पूरा विश्वास करते हैं? विनय ने हंसकर कहा, आपसे सत्य ही कहता हूँ, मेरे विश्वास में गोरा जैसा बल नहीं है। जब जाति भेद के आडंबर और समाज के विकारों को देखता हूँ तब कई बार मैं भी संदेह प्रकट करता हूँ, किंतु गोरा का कहना है कि बड़ी चीज़ को छोटा करके देखने के कारण ही संदेह उत्पन्न होता है। पेड़ की टूटी हुई डाल या सूखे पत्तों को ही पेड़ की चरम प्रकृति मानना विवेक की असहिष्णुता है। टूटी डाल की तारीफ करने को नहीं कहता, लेकिन वनस्पति के महत्व को भी देखो और उसके कार्य समझने की कोशिश करो। सुचरिता, पेड़ के सूखे पत्ते यदि ना भी देखे तो ना सही, किंतु पेड़ का फल तो देखना होगा। हमारे देश के लिए जाति भेद का फल कैसा है? विनय, आप जिसे जाति भेद का फल कहती हैं वह स्थिति का फल है, केवल जाति भेद का नहीं। हिलती हुई दाढ़ से चबाने पर दर्द होता है, वह दांत का दोष नहीं है, हिलती दाढ़ का दोष है। विभिन्न कारणों से हम लोगों में विकार और दुर्बलता आ गई है, इसलिए हम भारतवर्ष के विचार को सफल ना करके उसे और विकृत किए दे रहे हैं। यह विकार विचार का मूलगत नहीं है। हम में आत्मबल और स्वास्थ्य भरपूर हो तो हम सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसलिए गोरा बार बार कहते हैं कि सिर दुखता है, इसलिए सिर उड़ा देने से नहीं चलेगा। स्वस्थ बनो, सबल बनो। सुचरिता, अच्छा, तो आप ब्राह्मण जाति को नर देवता मानने को कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि ब्राह्मण के पैरों की धूल से मनुष्य सचमुच पवित्र हो जाता है? विनय, पृथ्वी पर बहुत से सम्मान तो हमारे अपने बनाए हुए हैं। जब तक राजा की जरूरत रहती है, चाहे जिस कारण से भी हो, तब तक मनुष्य उसे असाधारण ही कहकर चर्चा करते हैं। लेकिन वास्तव में तो राजा असाधारण नहीं है, फिर भी अपनी साधारणता की सीमा लांघकर उसे असाधारण होना होगा, नहीं तो वह राज नहीं कर सकेगा। राजा से सुचारू ढंग से व्यवस्था पाने के लिए हम उसे असाधारण बना देते हैं। हमारे उस सम्मान की जिम्मेदारी राजा को संभालनी पड़ती है, यानी उसे असाधारण बनना पड़ता है। मनुष्य के सभी संबंधों में ऐसे ही कृत्रिमता है। यहाँ तक कि माता पिता का जो आदर्श हम सब ने मिलकर खड़ा किया है, उसी के कारण माता पिता को समाज में विशेष रूप से आदरणीय माना जाता है, केवल स्वाभाविक स्नेह के कारण नहीं। संयुक्त परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बहुत कुछ सहता है और त्याग करता है। क्यों करता है? बड़े भाई को हमारे समाज में बड़े भाई का विशेष पद इसलिए दिया गया है, दूसरे समाजों में वैसा नहीं है। अगर ब्राह्मण को भी सचमुच ब्राह्मण बनाया जा सके तो वह क्या समाज के लिए मामूली उपलब्धि होगी? हम लोग नर देवता चाहते हैं। यदि सच्चे मन से और विवेकपूर्ण हम नर देवता को चाहे तो अवश्य पाएंगे, और अगर मूर्खों की तरह चाहे तो जो सब अप देवता तरह तरह के ढोंग करते रहते हैं और हमारे माथे पर अपने चरणों की धूल डालना जिनकी जीविका का साधन है, उनका गुट और धरती का बोझ बढ़ेगा ही। सुचरिता, आपके ये नर देवता कहीं है भी? विनय, बीच में पौधा जैसे छुपा हुआ होता है, वैसे ही ये भारतवर्ष के आंतरिक अभिप्राय और प्रयोजन में है। अन्य देश वेलिंगटन जैसे सेनापति, न्यूटन जैसा वैज्ञानिक, राथस्चाइल्ड जैसे लेखपति चाहते हैं। हमारा देश ब्राह्मण चाहता है। वह ब्राह्मण जिसे डर नहीं है, जो लालच से घृणा करता है, जो दुख पर विजय पाता है, जो अभाव की परवाह नहीं करता, जो परमे ब्रह्मानी योजित चित्त,
जो अटल है, शांत है, मूर्त है, उस ब्राह्मण को भारतवर्ष चाहता है। सचमुच उसे पा लेने से भारतवर्ष स्वाधीन हो सकेगा। हमारे समाज के प्रत्येक अंश में, प्रत्येक कर्म में नवरत्न मुक्ति का स्वर गुंजाने के लिए ही ब्राह्मण चाहिए, खाने और घंटी बजाने के लिए नहीं। समाज को सार्थकता को हर समय समाज की आंखों के सामने प्रत्यक्ष किए रहने के लिए ही ब्राह्मण चाहिए। ब्राह्मण के इस आदर्श को हम जितना बड़ा अनुभव करेंगे, ब्राह्मण के सम्मान को भी उतना ही बड़ा किए रखना होगा। वह सम्मान राजा के सम्मान से भी कहीं अधिक है। वह सम्मान देवता का सम्मान है। जब ब्राह्मण देश में इस सम्मान का यथार्थ अधिकारी होगा, तब इस देश को कोई अपमानित नहीं कर सकेगा। हम लोग क्या स्वयं राजा के सामने सिर झुकाते हैं? अत्याचारी का बंधन गले में पहनते हैं। अपने डर के सामने ही हमारा सिर झुकता है। अपने लालच के जाल में ही हम बंधे हैं। अपनी मूढ़ता के ही हम दासानुदास हैं। ब्राह्मण तपस्या करे, इस डर से, लालच से, मूढ़ता से हमें मुक्त करे। हम उनसे युद्ध नहीं चाहते, व्यापार नहीं चाहते और कुछ भी नहीं चाहते। हमारे समाज में वे केवल मुक्ति साधना को जीवित किए रहे। जब तक परेश बाबू चुपचाप सुन रहे थे, अब धीरे धीरे बोले, भारतवर्ष को मैं पूर्णतः जानता हूँ, यह तो नहीं कह सकता भारतवर्ष ने क्या चाहा था या जो चाहा था वह कभी पाया भी या नहीं, यह भी मैं निश्चयपूर्वक नहीं जानता। लेकिन जो समय बीत गया है उसकी ओर क्या कभी लौटा जा सकता है? आज जो कुछ संभव है वही हमारी साधना का विषय है। अतीत को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाकर समय नष्ट करने से कोई काम नहीं होगा। विनय ने कहा, जैसा आप कहते हैं मैं भी वैसा ही सोचता हूँ और मैंने कई बार कहा भी है। गोरा का कहना है, हमने अतीत को अतीत कहकर निरस्त कर दिया है। क्या इसी से वह अतीत हो गया है? वर्तमान की चीख पुकार की ओट होकर हमारी दृष्टि से वह ओझल हो गया है। इतने से ही वह अतीत नहीं हो जाता। वह भारतवर्ष की मज्जा में बसा हुआ है। कभी भी कोई भी सत्य अतीत नहीं हो सकता। इसलिए भारतवर्ष के इस सत्य ने हम पर चोट करना आरंभ किया है। हम में से एक मनुष्य भी एक दिन इसे सत्य मानते हुए पहचान कर ग्रहण कर सकेगा तो उसी से हमारी शक्ति का स्रोत का रास्ता खुल जाएगा। अतीत तब वर्तमान की सामग्री हो उठेगा। आप क्या समझते हैं कि भारतवर्ष में कहीं भी ऐसे सार्थकता के प्रतीक व्यक्ति का आविर्भाव नहीं हुआ? सुचरिता ने कहा, जिस ढंग से आप ये बातें कहते हैं साधारण लोग उसी ढंग से नहीं कहते, इसलिए आपकी राय को सारे देश की राय मान लेने से संकोच होता है। विनय बोला, देखिए, वैज्ञानिक लोग सूर्योदय की एक तरीके से व्याख्या करते हैं और साधारण लोग दूसरे तरीके से। इससे सूर्य के उदय का कुछ घटता बढ़ता नहीं है। फिर भी सत्य को ठीक तरह जानने में हम लोगों का लाभ ही है। हम लोग देश के जिन सत्यों को खंडित करके या बिगाड़ कर देखते हैं, गोरा उन सबको एक करके संयुक्त करके देख सकते हैं। उनमें इसकी आश्चर्यजनक क्षमता है। लेकिन क्या इसी से गोरा को ऐसे देखने को दृष्टि का भ्रम मान लेना होगा? जो लोग तोड़ मरोड़ कर देखते हैं उनके देखने को सत्य? सुचरिता चुप हो गई। विनय ने कहा, साधारणतः हमारे देश में जो सब लोग अपने को परम हिंदू मानकर गर्व करते हैं, मेरे मित्र गोरा को आप उनके गुट का ना समझिएगा। अगर उनके पिता कृष्णदयाल बाबू को आप देखती तो बाप बेटे का अंतर सहज ही समझ सकती। कृष्णदयाल बाबू हमेशा अपने को सुपवित्र किए रखने के लिए कपड़े उतारने, गंगाजल छिड़कने, पोथी पत्र बाँचने को लेकर ही दिन रात व्यस्त रहते हैं। रसोई के मामले में वो बहुत शुद्ध ब्राह्मण पर भी विश्वास नहीं करते कि उसके ब्राह्मणत्व में कहीं कोई त्रुटि ना रह गई हो। गोरा को भी अपने कमरे की सीमा में घुसने नहीं देते। कभी अगर किसी काम के लिए उन्हें पत्नी के कमरे में जाना पड़े तो लौटकर अपने को पवित्र कर लेते हैं। दिन रात पृथ्वी पर बिल्कुल अलग रहते हैं। कहीं जाने अनजाने किसी नियम भंग की धूल का एक कण भी उन्हें ना छू जाए। जैसे कोई बहुत ही छैला बाबू अपने को धूल से बचाते हुए अपने रंग रूप की, बालों की संवार की, कपड़ों की चुन्नट की रक्षा के लिए सचेत रहता है, वैसे ही गोरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। हिंदूपन के नियमों में वे अश्रद्धा नहीं करते, लेकिन ऐसे झाड़ पोंछ कर भी नहीं चल सकते। हिंदू धर्म को वो भीतर से और बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं। ऐसा वे कभी नहीं सोचते कि हिंदू धर्म के प्राण जितने नाजुक है
कि जरा से छुअन से ही मुरझा जाएंगे या ठेस लगते ही ध्वस्त हो जाएंगे। सुचरिता: लेकिन लगता तो यही है कि छुआछूत के मामले में वे बड़े सतर्क होकर चलते हैं। विनय: उनकी यह सतर्कता ही एक अद्भुत वस्तु है। अगर उनसे पूछा जाए तो वे तुरंत कहेंगे, हाँ मैं यह सब मानता हूँ, छू जाने से जाती जाती है, खाने से पाप होता है, ये सब अभ्रांत सत्य है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये सब उनकी ज़बरदस्ती की बातें हैं। ये बातें जितनी ही असंगत होंगी, मानो वे उतनी ही जोर से सुना कर सबको कहते हैं। वर्तमान हिंदूपन की मामूली सी बात को भी ना मानने पर अन्य मूर्ख लोगों द्वारा कहीं हिंदुत्व की बड़ी बातों का भी असम्मान ना हो, और हिंदुत्व पर जिन्हें श्रद्धा नहीं है कहीं वे उसे अपनी जीत न समझे, इस ख्याल से बिना विचारे गोरा सभी कुछ मानकर चलना चाहते हैं। मेरे सामने भी इस बारे में कोई शिथिलता प्रकट नहीं करना चाहते। परेश बाबू बोले, ऐसे तो ब्रह्म समाज के लोगों में भी बहुत हैं। वे हिंदुत्व की सभी बातों को बिना विचारे दूर कर देना चाहते हैं, जिससे कोई बाहर का व्यक्ति भूल से भी यह ना समझे कि वे हिंदू धर्म की कुप्रथाओं को स्वीकार करते रहे हैं। ऐसे लोग सहज भाव से दुनिया में चल ही नहीं सकते। वे या तो दिखावा करते हैं या होड़ करते हैं और समझते हैं कि सत्य दुर्बल है और उसे चतुराई या जबरदस्ती से बचाना कर्तव्य का ही अंग है। जो लोग ऐसा मानते हैं कि सत्य हम पर निर्भर करता है, सत्य पर हम निर्भर नहीं हैं, उन्हीं को तो पोंगापंथी कहते हैं। सत्य की शक्ति पर जिन्हें विश्वास है वे अपने बल को संयम रखते हैं। 2-4 दिन बाहर के लोग गलत समझ भी लें या कोई बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन किसी तुच्छ संकोच के कारण सच्चाई को स्वीकार न कर सकना बहुत बड़ी क्षति है। मैं तो सर्वदा ईश्वर से यही मांगता हूँ कि चाहे ब्रह्म सभा में हो, चाहे हिंदू चंडी मंडप में, मैं सत्य को सर्वत्र सिर झुकाकर सहज भाव से और बिना विद्रोह के नमन कर सकूं। बाहर की कोई बाधा मुझे रोक ना सके। परेश बाबू ने इतना कहकर क्षण भर स्तब्ध होकर मानो अपने मन का भीतर ही भीतर समाधान किया। परेश बाबू ने मृदु स्वर में जो यह बात कही, उसने इतनी देर की सारी बातचीत में मानो एक गंभीर स्वर ला दिया। वह स्वर परेश बाबू की इस बात का स्वर नहीं था, बल्कि उनके अपने जीवन के एक प्रशांत गंभीरता का स्वर था। सुचरिता और ललिता के चेहरे पर एक आनंदमय भक्ति की दीप्ति फैल गई। विनय चुप रह गया। मन ही मन वह मानता था कि गोरा में एक प्रचंड हठ धर्मता है। सत्य के वाहकों के मन, वचन और कर्म में जो एक सहज सरल शांति रहनी चाहिए, वह गोरा में नहीं है। परेश बाबू की बात ने मानो उसके मन पर और भी स्पष्ट आघात किया। अवश्य ही इतने दिन विनय गोरा के पक्ष में मन ही मन यह दलील देता रहा है कि जब समाज की व्यवस्था डगमग है, जब बाहर के देश काल के साथ लड़ाई हो रही है, तब सत्य के सिपाही स्वाभाविकता की रक्षा नहीं कर सकते। तब सामयिक जरूरतों के दबाव से सच्चाई में भी मिलावट आ जाती है। परेश बाबू की बात से आज क्षण भर को विनय के मन में प्रश्न उठा। तात्कालिक प्रयोजन साधने के लोभवश सच्चाई को बिगाड़ना साधारण लोगों के लिए तो स्वाभाविक है, पर उसके गोरा भी क्या ऐसे ही साधारण लोगों के गुटके हैं? जब सुचरिता रात को बिस्तर पर आ लेटी, तब ललिता आकर उसकी खाट के किनारे पर बैठ गई। सुचरिता ने जान लिया कि ललिता के मन में कोई बात चक्कर काट रही है। इस बात का संबंध विनय से है, यह भी उसने समझ लिया। सुचरिता ने इसलिए स्वयं बात चलाई। विनय बाबू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ललिता ने कहा। वे हमेशा और गौर बाबू की बात करते रहते हैं ना, इसलिए तुम्हें अच्छे लगते हैं। सुचरिता ने बात का संकेत समझकर भी नहीं समझा। ऐसा एक सरल भाव धारण करते हुए उसने कहा, सच ही उसके मुंह से गोरा बाबू की बात सुनकर बड़ा आनंद आता है, मानो उन्हें मैं स्पष्ट देख रही हूँ। ललिता ने कहा, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे तो गुस्सा आता है। अचंभे से सुचरिता ने कहा, क्यों? ललिता बोली, गोरा गोरा गोरा, दिन रात केवल गोरा। मान लिया कि उसके दोस्त गोरा बहुत बड़े आदमी हैं, अच्छी बात है, लेकिन वे खुद भी तो आदमी हैं। हंसकर सुचरिता ने कहा, सो तो है, लेकिन इसमें हर्ज क्या है?
ललिता, उनके दोस्त उन पर ऐसे छाए हैं कि वे अपनी बात कह ही नहीं सकते। उन्हें मानो एक मकड़ी ने एक टिड्डे को घेर लिया हो। वैसी हालत में मकड़ी पर भी मुझे गुस्सा आता है और टिड्डे पर श्रद्धा होती है, ऐसा भी नहीं है। ललिता की बात के पैनेपन पर सुचरिता कुछ ना कहकर हंसने लगी। ललिता ने कहा, दीदी तुम हंस रही हो, लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ, कोई मुझे वैसे दबाए रखने की कोशिश करता तो एक दिन मैं भी सहन ना करती। तुम यही सोचो, लोग चाहे जो समझे, तुमने मुझे आच्छन्न करके नहीं रखा। वैसी प्रकृति ही तुम्हारी नहीं है, इसलिए तो तुम इतनी अच्छी लगती हो। असल में तुमने यह बाबा से ही सीखा है। वे हर किसी के लिए उसके लायक स्थान छोड़ देते हैं। सुचरिता और ललिता इस परिवार में परेश बाबू की परम भक्त है। बाबा कहते ही उनका हृदय जैसे खिल उठता है। सुचरिता ने कहा, अब बाबा से किसी की तुलना थोड़ी ही हो सकती है, लेकिन जो हो भाई, विनय बाबू बात को बड़े अच्छे ढंग से कह सकते हैं। ललिता, वे सब बातें उनके मन की नहीं हैं, तभी इतने अच्छे ढंग से कह सकते हैं। अपनी बातें कहते तो बड़ी सीधी सरल बातें होती। यह ना लगता कि सोच सोच कर बना बना कर कह रहे हैं। इन सब बढ़िया बढ़िया बातों के मुकाबले में वे मुझे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती। सुचरिता, तो तू नाराज़ क्यों होती है? गौर मोहन बाबू की बातें उनकी अपनी बातें हो गई है। ललिता, अगर ऐसा है तो यह और भी बुरा है। भगवान ने बुद्धि क्या इसलिए दी है कि दूसरों की बात की व्याख्या करते रहे, और मुंह इसलिए दिया है कि दूसरों की ही बातें अच्छे ढंग से कहते रहे। मुझे ऐसे अच्छे ढंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सुचरिता, लेकिन यह बात तू क्यों नहीं समझती कि विनय बाबू गौर मोहन बाबू को बहुत चाहते हैं। उनके साथ उनके मन का सच्चा जुड़ाव है। अधीर होकर ललिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पूरा जुड़ाव नहीं है। गौरमोहन बाबू को आदर्श मानकर चलना उनकी आदत हो गई है। वह प्रेम नहीं है, गुलामी है। फिर भी ज़बरदस्ती मानना चाहते हैं कि उनके साथ उनकी राय बिल्कुल मिलती है। उनकी राय को इसलिए इतने यत्न से सजा सजा कर अपने को और दूसरे को भुलाने की कोशिश करते हैं। वे केवल अपने मन के संदेह और विरोध को दबा देना चाहते हैं, ताकि गौरमोहन बाबू को कहीं अमान्य ना करना पड़े। उनको अमान्य करने का हौसला उनमें नहीं है। प्रेम हो तो राय अलग होने पर भी बात मानी जा सकती है। बिना अंधे हुए भी अपने को छोड़ दिया जा सकता है। उनका रवैया वैसा नहीं है। गौरमोहन बाबू को वे मानते तो शायद प्रेम के कारण ही है, पर किसी तरह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। उनकी बात सुनने से साफ पता चलता है। अच्छा दीदी बताओ, क्या तुम्हें नहीं पता लगता? ललिता की भांति सुचरिता ने यह सब बात इस ढंग से सोची ही नहीं थी। उसका कौतूहल गोरा को पूरी तरह जानने के लिए इतना व्यग्र था कि अकेले विनय को स्वतंत्र रूप से समझने की ओर उसका ध्यान ही नहीं था। ललिता के प्रश्न का सुचरिता ने स्पष्ट उत्तर ना देकर कहा, अच्छा चल, तेरी ही बात मान ली, तो बता फिर क्या किया जाए? ललिता, मेरा मन तो करता है उनके दोस्त के बंधन से उन्हें छुड़ाकर स्वाधीन कर दिया जाए। सुचरिता, तो प्रयास करके देख लेना। ललिता, मेरे प्रयास से नहीं होगा, जरा तुम ध्यान दोगी तो हो सकेगा। यद्यपि सुचरिता ने मन ही मन समझ लिया था कि विनय उसके प्रति अनुरक्त है, तब भी ललिता की बात को उसने हंसकर टाल देना चाहा। ललिता ने कहा, गौरमोहन बाबू का आदेश तोड़कर भी तुम्हारे पास वे जो ऐसे पकड़ाई देने आते हैं, इसलिए वे मुझे अच्छे लगते हैं। उनकी जगह और कोई होता तो ब्रह्म समाज की लड़कियों को गालियां देकर नाटक लिखता। उनका मन अब भी खुला है। इसका यही सबूत है कि वे तुम्हें चाहते हैं और बाबा का आदर करते हैं। विनय बाबू को अब उनके अपने रूप में खड़ा करना ही होगा। दीदी, केवल गौरमोहन बाबू का वह जो प्रचार करते रहते हैं वह मुझे असहनीय लगता है। सतीश, इसी समय दीदी पुकारता हुआ आ पहुंचा। आज विनय उसे बड़े मैदान में सर्कस दिखाने ले गया था। यद्यपि रात बहुत बीत गई थी, फिर भी पहली बार सर्कस देखने का उत्साह उससे संभल नहीं रहा था। सर्कस का पूरा वर्णन सुना देने के बाद वह बोला, विनय बाबू को पकड़कर आज मैं अपने बिस्तर पर ला रहा था। वे घर के अंदर आए भी थे, फिर चले गए। बोले कि कल आएंगे। दीदी, उनसे मैंने कहा है एक दिन वे आप लोगों को भी सर्कस दिखा लाए। ललिता ने पूछा, उन्हें इस पर क्या कहा?
सतीश ने कहा। वे बोले, लड़कियां बाघ देखकर डर जाएंगी, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। यह कहते कहते सतीश पौरुष के अभिमान से छाती फुलाकर बैठ गया। ललिता ने कहा, ऐसी बात है, तुम्हारे दोस्त विनय बाबू का साहस कितना प्रबल है, खूब समझ सकती हूँ। नहीं दीदी, सर्कस दिखाने के लिए उन्हें हमें अपने साथ ले जाना ही होगा। सतीश बोला, कल तो सर्कस दिन में होगा। ललिता ने कहा, वह तो और अच्छा है, दिन में ही जाएंगे। दूसरे दिन विनय के आते ही ललिता बोल उठी, लीजिए, ठीक वक्त पर आए हैं विनय बाबू, चलिए। विनय ने कहा, कहाँ चलना होगा? ललिता, सर्कस देखने। सर्कस देखने? वह भी दिन दहाड़े सामियाना में भरे लोगों के सामने लड़कियों को लेकर सर्कस देखने जाना? विनय हक्का बक्का हो गया। ललिता बोली, ऐसे जान पड़ता है गौरमोहन बाबू नाराज होंगे। ललिता के इस प्रश्न से विनय कुछ चकित हुआ। ललिता ने फिर कहा, सर्कस दिखाने लड़कियों को ले जाने के बारे में भी क्या गौरमोहन बाबू की कोई राय है? विनय ने कहा, जरूर है। ललिता, उसकी व्याख्या आप किस ढंग से करते हैं, जरा बताइए तो। मैं दीदी को बुला लाऊं, वे भी सुन लेंगी। झेप कर विनय हंस पड़ा। ललिता ने कहा, हंसते क्यों हैं विनय बाबू? आपने कल सतीश से कहा था कि लड़कियां बाघ से डरती हैं, जैसे आप किसी से नहीं डरते। विनय इस पर लड़कियों को सर्कस दिखाने ले गया था। इतना ही नहीं, गोरा के साथ उसका संबंध ललिता को और शायद परिवार की सभी लड़कियों को कैसा जान पड़ता है, मन ही मन इस बात को लेकर भी वह काफ़ी उधेड़बुन करता था। इस प्रकरण के बाद विनय से जिस दिन ललिता की भेंट हुई, उसने बड़े भोलेपन से पूछा, उस दिन की सर्कस जाने वाली बात क्या आपने गौरमोहन बाबू को बता दी? विनय को यह प्रश्न बहुत अखरा, क्योंकि कानों तक लाल होते हुए उसे कहना पड़ा, नहीं, अभी तक मौका नहीं मिला। हंसते हुए लावण्य ने कमरे से बाहर आकर कहा, विनय बाबू आइए ना। ललिता बोली, कहाँ, सर्कस देखने? लावण्य ने कहा, वाह, आज कैसा सर्कस? मैं इसलिए बुला रही हूँ कि पेंसिल से मेरे रुमाल के चारों ओर एक बेल आंक दे, मैं काढ़ूंगी। विनय बाबू बड़ा सुंदर आंकते हैं। यह कहती हुई लावण्य विनय को खींच कर ले गई।